नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। क्या आप जानते हैं 1977 से लेकर 2018 तक देश में 138 राज्य सरकारों का गठन हो चुका है। इनमें से 40 सरकारें गठबंधन की थी, यानी दो या दो से ज्यादा पार्टियां सत्ता में रहीं। हैरानी की बात यह है कि इनका औसत कार्यकाल 26 महीने से भी कम रहा। मतलब 5 साल के लिए चुनी गई सरकारें कई बार आधा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाईं। कुछ ऐसा ही इतिहास केंद्र सरकारों के साथ भी जुड़ा है। 1989 के बाद से 2014 तक देश में गठबंधन की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी ने गठबंधन की राजनीति को 2 बार जोर का झटका दिया और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। अब आलम यह है कि विपक्ष भी मन ही मन ये मान चुका है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले का कोई विकल्प विपक्ष के पास है नहीं। इसीलिए ममता बनर्जी एक बार फिर गठबंधन को औजार बनाकर नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने निकली हैं। सवाल यह है कि ममता की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी। देखिए टेली सीरीज गठबंधन पैक्ट अगेंस्ट पावर का पहला एपिसोड, नेतृत्व क्रम्बलिंग इन क्राइसिस। अट्ठाईस फरवरी 1957 केरल। आजाद हिंदुस्तान में दूसरी बार चुनाव हो रहे थे। तब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही कराए जाते थे। लोकसभा के चुनाव में तो कांग्रेस को 371 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन जब केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस को सांप सूंघ गया। 126 में से 60 सीटें जीतकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सरकार बना ली। खांटी मार्क्सवादी EMS नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने। यह दुनिया में पहली बार हुआ था जब लोकतांत्रिक तरीके से कोई कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी। शीत युद्ध के वैश्विक संकट के समय एक कम्युनिस्ट पार्टी का सत्ता में आना नेहरू को तो कम अखरा, लेकिन इंदिरा गांधी को लाल चुनौती पसंद नहीं आ रही थी। 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। केरल की कम्युनिस्ट सरकार गिराने के लिए उन्होंने नेहरू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करके CM नंबूदरीपाद ने सेल्फ गोल कर लिया। स्कूली सिलेबस को कम्युनिस्ट एजेंडे से भर दिया गया। स्कूलों से बापू की तस्वीरें हटाकर उनकी जगह माओ और स्टालिन की तस्वीरें लगाई जाने लगी। निजी स्कूलों को धमकाया गया कि राज्य की नीतियों का पालन करें, नहीं तो सरकार स्कूल को कब्जे में ले लेगी। एजुकेशन बिल के खिलाफ ईसाई और हिंदू संगठन सड़कों पर उतर गए। विद्रोह दबाने के लिए केरल सरकार ने पुलिस तंत्र का दुरुपयोग किया। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। CM नंबूदरीपाद के खिलाफ जन आक्रोश को कांग्रेस ने कैश कर लिया। 31 जुलाई 1959 को आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके केंद्र ने केरल की सरकार गिरा दी और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 6 महीने बाद 1 फरवरी 1960 को केरल में फिर से चुनाव हुए। लेफ्ट को रास्ते से हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने गठबंधन की राजनीति शुरू की। कांग्रेस ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ प्री पोल अलायंस किया और 95 सीटें जीतकर सरकार बना ली। इस तरह इंदिरा ने लेफ्ट की टेंशन को दूर कर दिया। सोचिए, आजादी के 13 साल के भीतर कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई थी कि उसे कम्युनिस्ट पार्टी से इस तरह उलझना पड़ा। इंदिरा गांधी ताकत की अकड़ में नहीं बल्कि गठबंधन की समझ से जीती। कांग्रेस का विरोध करने वाली प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को साधा और लाल सलाम की चमक को फीका किया। ये राजनीतिक घटना 6 दशक पुरानी है, लेकिन आज भी मौजूद है। बंगाल में कम्युनिस्टों का पैकअप करा देने वाली ममता बनर्जी इंदिरा गांधी के केरल फॉर्मूले पर चल रही हैं। कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, फील्ड में रह के। जिस तरह इंदिरा का टारगेट थे नंबूदरीपाद, उसी तरह ममता के टारगेट पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरह इंदिरा को कम्युनिस्ट रूल अखरता था, उसी तरह ममता को भगवा ब्रिगेड असहज कर रही है। यही असहजता ममता को एंटी मोदी खेमा तैयार करने के लिए दिल्ली मुंबई दौड़ा रही है। 1 दिसंबर को ममता बनर्जी NCP चीफ शरद पवार से मिलने उनके सिल्वर ओक बंगले पर पहुंची। 1 घंटे की बातचीत की और जब मीडिया से मुखातिब हुई तो कुछ ऐसा बोल दिया कि बीजेपी की विरोधी नंबर 1 कांग्रेस भी सकपका गई।
जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है। लेकिन आपको लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? शेयर करेगा बैठ के। सवाल है कि क्या जिस यूपीए के बैनर तले कांग्रेस ने 10 साल सत्ता चलाई, उस यूपीए पर ममता इतनी सख्त क्यों है? सवाल है कि बिना कांग्रेस के ममता बनर्जी कैसे बीजेपी और मोदी का विकल्प तलाश रही हैं? कहीं ममता बनर्जी एंटी मोदी मोर्चे में कांग्रेस को बाहर रखकर बीजेपी की राह आसान तो नहीं कर रही? जितनी भी उसकी सीटें कम हुई हों लोकसभा में, लेकिन आज भी कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। और उसके इतिहास को देखते हुए, उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए, उसके राष्ट्रीय स्वरूप, प्रसार, व्यापकता और अनुभव को देखते हुए बिना कांग्रेस के विपक्ष धारदार और प्रभावी नहीं बन सकता। तेईस मई 2018 की ये तस्वीर देखिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर कुमारस्वामी की ताजपोशी थी। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक के गैर भाजपाई नेताओं ने कुछ इस तरह मंच पर ताकत दिखाई थी। तभी ये तय हो गया था कि 2019 के चुनाव की थीम मोदी वर्सेस ऑल की रहेगी। इस तस्वीर में ममता बनर्जी भी थी, लेकिन 2019 में मोदी को घेरना तो दूर, ये सारे दिग्गज मिलकर भी मोदी लहर को सुनामी बनने से नहीं रोक पाए। इसलिए ममता बनर्जी से ये सवाल तो बनता है कि इस बार कैसे होगा चमत्कार। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें, लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।